हेलो दोस्तों, एग्जाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल बना हुआ है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये बारिशें जल्द से जल्द थम जाए और मौसम में बेहतरी आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम काफ़ी अरसे से ऐसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मुतासिर हुए हैं। तो अभी ऐसे कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट शायद जम्मू कश्मीर के अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो सबों से यही है कि आप अपने आस-पास के लोगों, अपने करीबी रिश्तेदारों, हमसायों, मोहल्ले वालों का ख्याल रखें। बहरहाल आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो अभी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर जो फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसके 2 पेपर कराए। उसका जो आज का पेपर था, उसको पोस्टपोन किया गया। अब वो 2 तारीख को होगा, यानी कि 2 मई को होगा। तो हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर क्या हमारा और उनका पेपर एक साथ ही होगा या कोई डिफरेंसेस होगी? कैसा होगा हमारा और उनका पेपर? देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर उनका भी है, आपका भी 100 मार्क्स का रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो उनका जनरल इंग्लिश है, उसमें जो ब्रेकअप है वो आपसे कहीं न कहीं अलग है। आप में क्लियर आपको याद रखना है, आप में 30 मार्क्स का एसे है, 25 का प्रेसिज़ है, 20 का आपको लेटर है, 30, 50, 75, 15 का शायद आपको 20 का या 15 का आपको दोबारा आएगा, आपका आएगा जिसको बोलते हैं हम आपको प्रोवर्ब, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ-साथ लास्ट पे आपको होमोफ़ोन उसको आपको उनको मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे जो इनका पेपर है, इनके पेपर में कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए पेपर हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है हम आपको ये बताता चले कि देखिए जो आया था चीज़ें ना, वो हमने कहीं न कहीं जब हमें लगा था कि 22 मई को एग्ज़ाम होगा, ठीक है? 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा जो जेके पीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर ई&एस का एग्ज़ाम था, ठीक है? हमें लगा था यहाँ पे एग्ज़ाम होगा तो हमने ऑलरेडी उसके लिए कुछ एसेज दिए थे, 20 एसेज थे। हमने पीवाईक्यू जो पुराने एसेज थे उनको भी एक्सप्लेन किया था, ताकि पता एजुकेशन हमने दिया था, मैं आपको एंड पे दिखाऊँगा वो एसेज जो हमने दी थी। ग्लोबलाइज़ेशन हमने दिया था, एजुकेशन दोबारा वही बात कर रहा है, 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, ये भी हमने दिया था। फॉरेस्ट्स के बारे में हमने दिया था। ये हमने तब भी बोला था कि इनका जो है कंप्रहेंशन आता है, कंप्रहेंशन के नीचे आपके क्वेश्चन्स होगा तो उनको टैग देना इसके बारे में पूछा गया, ये तो हमें यहाँ नहीं आएगा। और उसके साथ-साथ प्रेसिज़ हमने तब भी बोला था प्रेसिज़ के हमने कुछ कंटेंट भी दिया था, मटेरियल दिया था और हमने बोला था प्रोसेस को सॉल्व कैसे करेंगे। प्रोसेस को सॉल्व करते वक़्त आपको देखिए जैसे इस बच्चे ने हाइलाइट किया है, वेरी गुड। लेकिन आपको किसी भी ऐसे वर्ड्स का सिनोनिम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंटर आइडिया देखना है, वो 1/3 में आपको कन्वर्ट करना है, प्लस जो आपको एप्रोप्रिएट टाइटल लग रहा है, ठीक है? उसको आपको निचोड़ना है और उन उसको उसमें लिखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ यहाँ पे देखिए 250 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे, ये 20 मार्क्स का है। ये हमने एथिकल डिलेमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है बैलेंसिंग प्रोग्रेस, तो हमने एआई के बारे में ऑलरेडी एक ऐसे दिया था। इंटरसेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने सोशल हैप्पीनेस ये तो नहीं दिया था कि ये झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में दिया था। और उसके बाद इनका ये क्वेश्चन है रीराइट करना है इन चीज़ों को, 10 मार्क्स इसके भी है। तो जो आपका पेपर आता है, आपका पेपर में जो चीज़ें रहती है वो थोड़ा डिफरेंट रहती है। आप देखिए अपना पेपर आप देखिए 2017 का, मैं वही बोला कि यहाँ पे ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का, प्रेसिज़ के 25 रहेंगे, ठीक है? इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो में बात की। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज़ थी तो मैंने सोचा एक-एक करके बात करने से बेटर है हम एक वीडियो बनाते हैं, ताकि बाकी बच्चों का भी इसमें भला हो जाए। और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे 15 मार्क्स का आपको रहता है, प्रोब को आपको एक्सप्लेन करना है आइडिया को। और उसके साथ-साथ आपका प्रेसिज़ रहेगा 25 मार्क्स का और उसके बाद आपके 100 वर्ड्स में, अच्छा ये तो दोनों एक ही है, सॉरी। 20 मार्क्स का आपका लेटर है, उसको हम अच्छे से करेंगे, लेटर राइटिंग का मैंने जानबूझ के पीछे रखा था चीज़ें, ताकि बाद में एक साथ आपको मैं फॉर्मेट बताऊँ, क्योंकि लेटर यूजुअली अगर देखोगे ना, ये 2 देखिए आप, ये यूजुअली रिपीट ही हुए। ये इन्फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल है। इसका स्टैंडर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जो लिखना है ऐसे जो सैल्यूटेशन है, बॉडी है, कन्क्लूजन है, फिर उसके बाद आपका योर्स फेथफुली और ओबीडिएंटली, यहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, किसका नहीं। यहाँ पे यूजुअली आपका स्टेप वाइज़ मार्किंग होता है, आपने जितने स्टेप अच्छे से फॉलो किए उतने मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद इनके भी होमोफोन्स है, इनको या ये नहीं सॉरी हमारा पेपर इसमें भी है, तो ये आप कर सकते हो। अब बात करेंगे उनके जनरल स्टडीज़ के पेपर की। जनरल स्टडीज़ का पेपर, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर नहीं है। जनरल स्टडीज़ का पेपर तो ये है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है ये तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा-सा ज़ूम कर सकते हैं। और बाकी देखिए क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है।
आज भी ग्रुप में डिस्कशन हुआ था इस बारे में, मैं क्वेश्चन आपको लास्ट पे दूँगा कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। अपनी मनमानी में है कि बच्चों को लग रहा है कि नहीं मैं नहीं मानने वाला कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। बट जब आपको क्वेश्चनर पूछ रहा है भई कि इंडिया में ग्रोथ हुआ है, आपको इसके आर्गुमेंट बताने हैं कि नहीं ग्रोथ हुआ है, आपको बताना पड़ेगा कि ग्रोथ हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप हर बार क्रिटिक नहीं कर सकते। आपको समझना है कि आप गवर्नमेंट जॉइन करोगे, कल को गवर्नमेंट के पार्ट रहेंगे, तो डेफिनिटली आपके जो आंसर्स होंगे, जहाँ पे आपको बताया गया क्रिटिकली एनालाइज़, क्रिटिकली इवैल्यूएट, वहाँ पे आप नेगेटिव पॉइंट्स लिखो, लेकिन यूजुअली आपको पक्ष लेना पड़ेगा। एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड जो देना पड़ेगा, वो आपको फॉरवर्ड लुकिंग देना पड़ेगा। इसमें होप दिखाना पड़ेगा, नहीं, अगर कहीं न कहीं चीज़ें गलत हो रही है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे, हम इनको ठीक कर सकते हैं। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनका मुझे लगता है एजुकेशन भी अच्छा है। जब तक ना अनलेस एंड अनटिल आप दुश्मन के वारफेयर को नहीं समझोगे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो स्वॉट एनालिसिस आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस करना, ठीक है? तो वो ज़रूरी है। आप समझिए क्वेश्चन्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपसे व्हाट बोल रहा है तो हाउ मत लिखिए प्लीज़। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए तो आप इलुसिडेट मत लिखिए। तो वो चीज़ें ज़रूर और ज़रूर अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। यहाँ पर देखिए अब इनका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था, उनका ब्रेकअप जनरल स्टडीज़ का अलग था क्योंकि टोटल मार्क्स जो है 200 के हैं, ठीक है? कुल 200 के मार्क्स है। यहाँ पे आपका जो पेपर आएगा वो 100 पे मार्क्स का ही आएगा, जिसमें हमारा ब्रेकअप क्लियर है, हम दिखाएँगे। इसमें देखिए, जो वेजिटेशन जम्मू कश्मीर की बात हुई है, जो मैंने बार-बार बोला कि जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आपने एसएसबी की तैयारी की है, ज़ोर मेरी की बुक में जो बेसिक चीज़ है, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उनकी हिस्ट्री हो गया, वो चीज़ें वहाँ पे याद करो, ताकि यहाँ पे वो काम आएगा। इसके बाद सोशल ऑडिट, यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखना मेरी, कि जो पेपर है ना, ये फॉरेस्ट का है, तो आपको बायस दिखेगा। प्रयास इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो कहीं न कहीं या तो फॉरेस्ट के रिलेटेड है, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड है, या तो सोशल ऑडिट के रिलेटेड है, या तो आपको एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको फॉरेस्ट के इर्द-गिर्द रहते हैं। जैसे आपने कल भी देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड्स हो गए, तो लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है हिमालय में? आपने देखा होगा रामबन में लैंडस्लाइड्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्यों है लैंडस्लाइड? माउंटेन रीजन में आपको ससेप्टेबल है, इन सब चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? बार-बार हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है, नहीं ले पाएगा इतना लोड। आप बड़े-बड़े टनल्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, आप पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेल्फ गवर्नमेंट की बात मैंने तब भी बोला था कि जम्मू कश्मीर का जो पंचायती एक्ट मैंने बोला था बच्चों को, उनको याद होगा कि पंचायती एक्ट में जो चेंजेस हुए वो हमें लिखना पड़ेगा, पुरानी पंचायत में क्या, और जेके एसएसबी ने भी इस क्वेश्चन को बार-बार पूछा है। और उसके साथ-साथ आपको सॉइल फॉर्मेशन कैसी होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। इसरो के बारे में मुझे लगता है कि हम सब बहुत टाइम से जान रहे हैं कि इसरो का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद यूएन के बारे में कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए, बुद्धिज़्म के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन को आपको रैंक वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रैंक वाला क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। रोहन की रैंक ऐसे 11, फिर फलाँ की रैंक ऐसे, फिर अगर उनको इंटरचेंज करेंगे तो इसका ऐसे इसको थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो आपका यूजुअली रीज़निंग का क्वेश्चन होता है, जिसको हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं ना ज़ुबानी-ज़ुबानी, उसको एक्सप्लेन करना था, फिर इसका रैंक निकालना था, उसको वही मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बार-बार हम बात कर रहे हैं, 1960 वाली ट्रीटी। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, मैंने वही बोला, क्लाइमेट स्मार्ट की बात करें, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी शायद एक क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन आया था, ठीक है? उसमें जो स्टेप्स है, ईआई के भी बारे में, जो ईआई का हमारा एक प्रोसेस रहता है ना, ईआई के में जो स्टेप्स हमारे रहते हैं, ठीक है? स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। तो इससे डिज़ास्टर में भी आपके जो फेजेज़ होते हैं, जैसे कि आप इन्फॉर्म करते हैं, प्रिपेयर्डनेस आपकी क्या होती है, फिर आपको मिटिगेट कैसे करोगे चीज़ों को, ठीक है? फिर आपको रिबिल्ड कैसे करोगे चीज़ों को, ठीक है? मुझे सारी चीज़ें याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक है? एज ब्रदर ऑफ बी, ये क्वेश्चन वही से करना। सत्याग्रह के बारे में हमने पीडीएफ एक प्रोवाइड किया था कुछ बच्चों को, अगर वो ये वीडियो देख रहे तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि हमने क्या, जो एडी वाले कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, हमने उनको पीडीएफ दिया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हमने बोला था, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को पढ़ के जाना, जिसमें गांधी भी हमने बोला था, ठीक है? और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात हुई है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मैंने बोला कि ये पेपर ऐसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू एक्सटेंट स्पीसीज जम्मू कश्मीर में जो है, तो कुल मिला के आपको जनरल स्टडीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ आपने जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेड कोर्स में या किसी और माध्यम से, जनरल स्टडीज़ के लिए मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ कुछ दिन। जनरल स्टडीज़ के लिए जो भी होगा ठीक-ठाक क्वेश्चन्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगे, वो हम कराएँगे, अच्छे से कराएँगे, कोई परेशानी नहीं। जेके का जीके भी कोशिश करेंगे कवर करने की अच्छे से, प्लस उसके साथ-साथ जो करंट अफेयर रहेगा, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये चीज़। और उसके साथ-साथ अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके दिन बचे हैं ना, उसमें आपको हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइटिंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट। आप समझो, यहाँ पे आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये बच्चे का हमारा क्वेश्चन आया है, उसको हम इवैल्यूएट किए हैं। मैंने ग्रुप में भी ये डाला है, जो ग्रुप में है वो देख सकते हैं। इन इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूरा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे पहले दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन पूरा ये है
अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, क्वेश्चन ये है पूरा। पूरा क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, ठीक है? आप अपने स्क्रीन को पास कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पे जो हमारा पीबीएम है ना, पीबीएम जिसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, सॉरी ये नहीं लिख रहा है। जो प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट वाला पार्ट जो हमारा है ना, उसमें हमारा पहला ही यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पे आप किसी और चीज़ की बात नहीं करोगे, एग्रीकल्चर की बात नहीं करोगे। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अगर मेरा ये चल चल पाएगा। 1 मिनट दे दीजिए, मैं एक और ऐप खोलता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। ये हमारे लिए 1 सेकंड दे दीजिए मुझे। तुरंत हम इसको करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना चला जाए। तो ये इसके साथ-साथ आप ये चीज़ समझिए कि जब तक ना आप क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ-साथ लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको ऑन द फेस ये लगेगा हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप लिखोगे ना तो शायद आपसे वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिप्रोड्यूस अ गुड कंटेंट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने आज भी एक प्रोफेसर से ये बात की कि सर मार्क्स कैसे मिलेंगे बच्चों को एग्जाम्स में और कैसे मिलते हैं? क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हम समझे चीज़ों को, ठीक है? कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? मेरी हैंड राइटिंग को बियर करना प्लीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके साथ-साथ इकोनॉमिक और इसके सोशल इम्पैक्ट्स, ठीक है? अब पहले एक एक क्वेश्चन ये आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? उसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या थे इंडियन का सोसाइटी में, ठीक है? जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें ना इंडिया में, हम बोल रहे हैं कि इसके साथ-साथ असर क्या पड़े, जैसे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़े, सोसाइटी के पे असर पड़े, उसके बाद वुमन पे क्या असर पड़े, जेंडर पे क्या असर पड़ा, उसके बाद एजुकेशन पे क्या असर पड़ा, ठीक है? यहाँ पे बाकी सेक्टर्स पे क्या असर पड़ा। मुझे लगता है इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। एक सेकंड, अगर ये कम हुआ, हाँ, इसको थोड़ा-सा कम करते हैं, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हमें समझना पड़ेगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, हमारा यूनिट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है ना 18th सेंचुरी में, ठीक है? 17 और 18th सेंचुरी के बीच में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, जब आपको कॉटन गिनी हो गया, ठीक है? जब आपको जेम्स वाट स्टीम इंजन ईजाद करता है, उसकी वजह से ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, अगर देखोगे ना उस टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा पहले यूरोप की हालत कैसी थी। यूरोप की हालत अब ऐसी थी, यूरोप बहुत सारे जंगों में मुलव्वस था और बहुत सारे जंगों में मुलव्वस होने के साथ-साथ यूरोप में जो अपने रिसोर्स थे वो कम थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे बाकी जगहों पे रिसोर्सेज़। अब देखोगे 1600 में यूरोप ऑलरेडी आ गया था इंडिया में, राइट? तो यहाँ पे उनको लगा कुछ रिसोर्स है, अफ्रीका ऑलरेडी चले गए थे कुछ, ठीक है? पुर्तगीज़ वाले चले गए थे दूसरी जगह पे। तो ये चीज़ें आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ अब उनको चाहे कि वो स्केल पे चीज़ों को बनाए, मास प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है? मास प्रोडक्शन के लिए उनको चाहिए कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे एफिशिएंट सिस्टम जो उनको जल्द में चीज़ें करके दे। तो इसीलिए इनोवेशन हुआ, जो रेनेसांस आप बोलते हो ना, रेनेसांस ने यही चीज़ें की, आपको साइंस एंड टेक को आपने प्रमोट किया। वन्स यू स्टार्ट प्रमोटिंग साइंस एंड टेक, उसकी वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, उसमें आपके बेनिफिट्स और बढ़ गए, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम बताएँगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जेंडर पे ये असर हुआ कि वुमन को भी जॉब मिला, क्योंकि अब मान लो कि इंडस्ट्री में ये चीज़ें ज़रूरत है, आपको कॉटन की कोई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको कंस्ट्रक्शन कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे वुमन का भी जॉब मिला। उसके साथ-साथ चाइल्ड्स का भी जॉब मिला, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, ये कहीं न कहीं बढ़ गया। आपने देखा होगा ना एफडब्ल्यू टेलर, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी, ठीक है? तो वो बात कर रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वो बोल रहा है कि लोग, जो बंदा है, बंदे को यूजुअली जो ड्राइव करेगा वो उसकी इकोनॉमिक नीड्स करेगी। उसके बाद बाकी जो थेरिस्ट आते हैं ना, जैसे एल्टन मायो हो गया, जैसे बर्नार्ड हो गया, जैसे उसके बाद आपका सिमन हो गया, वो बाद में करेगा। नहीं, इंसान को सिर्फ पैसा ही मोटिवेट नहीं कर रहा है, इंसान को पैसों के साथ-साथ मोहब्बत भी चाहिए, पैसों के साथ-साथ इंसान को अफेक्शन भी चाहिए, उसको कोई बात करने वाला भी हो, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक मैन का कांसेप्ट है, दैट मीन्स जब इकोनॉमिक मैन हो गया, वो काम और ज़्यादा करेगा, काम जब और ज़्यादा करेगा तो पैसा और मिलेगा तो स्टैंडर्ड मिलेगा तो एजुकेशन अच्छा मिलेगा बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों को कल को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगा तो बच्चों को अच्छी बीवी भी मिलेगी। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर में आपकी जनरेशंस आएँगे वो अच्छी आएँगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट। अब इंडिया में ये सारा डेवलपमेंट कैसे हुआ? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट जंप किया सेकेंडरी से। लेकिन बीच में यहाँ पे हेवी इंडस्ट्री जो हमारा फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान में, राइट? तो हमने किया, क्योंकि अब ये आपको जानना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज भी हमारे इंडिया में हम बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व है।
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व, क्योंकि ये वो सेक्टर है, जैसे कि आप चाइना में देखोगे कि चाइना ने इतने सारे लोगों को पोवर्टी से क्यों निकाला, बिकॉज़ दे फोकस्ड मोर ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट, दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया में भले हमने वो जंप नहीं लिया, बिकॉज़ देयर वर सम ग्लोबल रीज़न्स आल्सो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इम्पैक्ट डाला। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हुआ, आप देखोगे जब गांधी जी तब सत्याग्रह में बात कर रहा था, स्वदेशी की बात कर रहा था, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जब 1906 में बात, वो हम यही बोल रहे थे ना, देखिए हमें आपके जो इंडस्ट्रियल गुड्स है कि यानी कि मशीन मेड गुड्स, हमें वो स्वीकार नहीं है। स्वीकार इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे आम आर्टिज़न की जॉब लेगा। क्योंकि उसकी वजह से फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज़ बने। आप देखो जमशेदपुर बना जो टाटा ने बनाया बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन। आप देखोगे अभी जो रिसेंटली मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, मुझे आई थिंक गुजरात में किसी जगह पर अहमदनगर में या कहीं और पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, प्लीज़ कमेंट में लिख लीजिए नेम क्या था उस जगह का। वो जामनगर, हाँ, जामनगर जो टाउन बना, वो टाउन इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने वो मशीन जो वहाँ पे पेट्रोकेमिकल, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको टाउनशिप्स बनते हैं। टाउनशिप्स बनते हैं, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड बनते हैं। जैसे आपने बिरलास के देखा होगा, आपने टाटास के देखे होंगे, आपने रिलायंस के देखे होंगे, आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के देखे। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डिस्पाइट सेइंग कि हम नॉलेजेबल है, हमें ये भी पता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे। तो क्वेश्चन अनलेस एंड अंटिल आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, तो 0 मार्क्स आएँगे। ये मेरी बात याद रखना। एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, अनलेस एंड अंटिल रेलेवेंट नहीं लिखोगे ना, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है। ये सर को मार्क्स दिखाने ही दिखाने हैं, क्योंकि उसको किसी को फेल नहीं करना है। यूनिवर्सिटी का रूल्स है, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप 70% से कम मार्क्स नहीं दोगे। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा ना, आपने भले 4 पेज लिखे होंगे ना, रेलेवेंट नहीं है तो 0 आएगा। उसको इंसाफ नहीं आएगा कि 4 पेज है, कम से कम 1 मार्क्स देगा। यहाँ पे 1-1 मार्क्स का ही होगा। कल को जो लास्ट कैंडिडेट होगा, जो 89 पोस्ट आपके, जो 88 वाला होगा उसका, और जो 89, 90 वाला बंदा होगा ना, बीच में शायद 1 ही मार्क्स का फ़र्क हो। वो मार्क्स शायद यही कहीं पे हो, व्हाट और इफ के बीच में, या फिर या अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के बीच में। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर और ज़रूर गौर करिए। मेरा ये है कि आप कहीं से भी पढ़ें, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मंजन कोई नहीं भेजना, टू बी ऑनेस्ट मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वालिटी गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे, जो आपको लगेगा चीज़ें वो हम प्रोवाइड करेंगे। डेली आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगा जम्मू कश्मीर में शायद आपको इन सब्जेक्ट्स पे, स्पेशली जो आपके ये सब्जेक्ट्स है, प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया या आपका ऑप्स मैनेजमेंट, उनमें करा रहे हैं। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस बच्चे ने लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद 5 ईयर प्लान लिखा है, हमने सीधे मेंशन किया कि डेट बता दीजिए, डेट तो बताया नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनिशन थोड़ा वैग है, उसको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। इसके बाद चीज़ को वाज़ किया, तो ये फीडबैक हम दे रहे हैं ताकि आप इम्प्रूव हो जाएँ। आपको हम चीज़ें बता रहे हैं कि आप अगर बोल रहे हैं कि इंडिया में स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव हुआ बिकॉज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें दे दो कि कहाँ से आपने पढ़ा है, इंडेक्स एशिया इंडेक्स क्या है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने इसको नीचे फीडबैक में सारी चीज़ें दी हैं, आपको अगर दिखे। देखिए हमने बोला कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो थी आपने उसको फुलफिल नहीं किया है। इंडिया का जीडीपी अगर 1991 में 284 बिलियन था, तो आज के डेट में वो 28 ट्रिलियन हो गया। दैट मीन्स कहीं न कहीं इकोनॉमी हम बढ़ गए, हम अंडर डेवलप्ड से डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी थी। उसके बाद जो बाकी सेक्टर्स खुले, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी हम जो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है बहुत अच्छा कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी इम्प्रूव, हमारा स्टील सेक्टर, हम स्टील बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपके आंसर में और जो जर्नल आंसर किसी ने लिखा होगा उसमें फ़र्क आएगा। बार-बार मेरा यही है कि अनलेस एंड अंटिल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मेट नहीं होगी, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के साथ-साथ आपके इम्पोर्टेंट कुछ, 1 मिनट दे दीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ रहेंगे वो आपने मेट नहीं किया होगा, तो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा एंड पे थोड़ा-सा जल्दी। 1 सेकंड। देखिए जेकेएडी के लिए हमने जो एसेज दिए थे उसमें हमने अभी जो आपने एसेज देखे होंगे, आपको शायद लगा होगा कि शायद पता नहीं। देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने ऐसे डायरेक्ट दिया था, ये डायरेक्ट आया था ऐसे ऑटोमेटिक, उसको आप कंटेंट यहाँ से उठा सकते थे। एजुकेशन हमने बात की थी, आप उसको पॉज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी जो एआई के बारे में बात हुई थी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एआई के बारे में भी बात की है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में ये क्वेश्चन बार-बार आते हैं, इसके बारे में हमने बात की। ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में क्वेश्चन आया था, तो सारी चीज़ें हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, लिखते रहें, हर दिन कुछ ना कुछ, ताकि आपका आंसर राइटिंग समझे, क्वेश्चन की डिमांड समझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज़ और आपके सिलेबस को समझें। बाकी इसमें कोई उतना नहीं है, और जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट कर रहा है, उस पे ट्रस्ट कीजिए, गलत कोई नहीं देगा मटेरियल। मुझे कोई बच्चा जब मैसेज कर रहा है कि सर ये मुझे नहीं मिला, तो मैं दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि ये मिला या नहीं मिला, या मुझे लग रहा है कि नहीं, कहीं से भी अगर मैं उसका अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बात। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि अभी हालात हमारे जम्मू कश्मीर में नासाज़गार है बिकॉज़ ऑफ बारिशों की वजह से।
और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए ताकि क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो जुलाई में है, अभी आपके पास मान के चलो 70 डेज़ है। 70 डेज़ में हम बहुत सारी आदतें स्पेशली अपनी हैंड राइटिंग का, अपनी प्रेज़ेंटेशन का, उन आदतों को बदलना है, उनको अच्छा करना है। थैंक यू वेरी मच।